एक दिन निखिल के बहुत देर से घर लौटने पर मुझे बहुत क्रोध आया और मैं निखिल को बहुत जली कटी सुनाकर गुस्से से भरी सोफे पर जा सोई थी। आंख मूंद लेटी तो थी, परंतु मौसम थोड़ा ठंडा होने के कारण नींद नहीं आ रही थी। इतने में मैंने महसूस किया कि निखिल ने आकर मुझे कंबल उड़ा दिया और मुझे सोया जान मेरे माथे और सिर को हल्के से सहला दिया। मेरी हर बात को मेरा बचपना मान माफ करते रहे वह। कभी क्रोध तो उन्हें आता ही नहीं था। मेरा मोहभंग हो चुका था। निखिल के काम पर जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और जाकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ा बहुत काम अभी बाकी था, परंतु सामने पहाड़ सा दिन भी तो पड़ा था, नीरस और उबाऊ। इस कमरे से उस कमरे तक बस इतने में ही सिमट गई थी मेरी दिनचर्या। घर में हम तीन ही तो प्राणी थे। मांझी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। स्नान के पश्चात घंटा भर अपने पूजा घर में बिताती, उसके पश्चात ही अन्न ग्रहण करती। 6 माह हो गए थे मेरे विवाह को और हर दिन ऐसे ही बीता था, सिवाय पहले के 15 दिन जब लोगों का आना जाना रहा। निखिल दिन भर कोर्ट कचहरी में व्यस्त रहते, छुट्टी के दिन भी कुछ न कुछ काम लेकर बैठे रहते। घूमना फिरना, मित्र मंडली, फिल्मों इत्यादि में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी, जबकि मुझे इन सब के बिना जीवन बेकार लगता था। मेरे लिए जीवन एक उत्सव यात्रा थी। अपने कर्तव्य निभाने से इनकार नहीं था मुझे, परंतु इस जीवन को भरपूर जीना चाहती थी मैं। निखिल की ओर से कोई रोक भी नहीं थी, परंतु मेरे संगी साथी तो सब पीछे छूट चुके थे और इस छोटे से शहर में मुझे अभी तक कोई ऐसी संगिनी मिली ही नहीं थी जिसके साथ मैं मौज मस्ती कर सकूं। बहुत पारंपरिक किस्म के लोग रहते थे हमारे आसपास, जहां स्त्रियां अपनी घर गृहस्थी में ही खुश थीं। मांझी ने अपनी पूरी उम्र यही बिताई थी, इसलिए वह भी उन्हीं विचारों की थी। मैं उनकी पूरी देखभाल करती थी। प्याज लहसुन बगैर उनकी पसंद का भोजन बनाती, समय पर परोसती, पर उसके बाद भी तो बड़ा सा दिन बच जाता था। आप गलत थे पापा जो सोचते थे कि मनोज मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं था और निखिल के संग खुश रहूंगी मैं। मन ही मन मैं अपने पापा से कहती, कुछ भी तो यहाँ मेरे मन माफिक नहीं है। विवाह से पहले मैं कभी रसोई में नहीं घुसी थी और यहाँ आने पर मांझी अपेक्षा करने लगी कि अब रसोई में ही संभालूंगी। पहले दिन वह दाल चढ़ाने को बोल मंदिर चली गईं। यह तो अच्छा था कि छुट्टी का दिन था और निखिल घर पर थे। मैंने उनसे अपनी समस्या बताई तो उन्होंने रसोई में आकर मेरी सहायता भी की और सब कुछ ब्यौरेवार समझाया भी। बाद में भी कोई समस्या आने पर वो मुझे गाइड करते। मांझी की तबीयत खराब होने पर विवाह से पूर्व वही उनकी सहायता किया करते थे, इसलिए उन्हें भोजन बनाना आ गया था। अच्छे इंसान थे निखिल, परंतु जिस तरह के जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी उससे बहुत भिन्न। मम्मी पापा की लाडली थी मैं और मुझे हर तरह की आज़ादी मिली हुई थी। पापा मुझे अपनी शहजादी कहते। न भाई न बहन, उनका पूरा प्यार मेरे लिए था। थोड़ा बिगड़ गई थी मैं शायद। लड़कों की तरह घूमना, मनमर्जी करना। माँ तो कुछ न कहती, पर बुआ जब भी आती मम्मी पापा को एक लंबा सा भाषण दे जाती। बिगाड़ रहे हो बेटी को, वह कहती। पराए घर जाएगी तो नाक कटवाएगी तुम्हारी। उनकी यह पराए घर वाली बात मेरी समझ न आती। यहाँ तो फिर भी मम्मी पापा को बताना पड़ता था कि कहाँ जा रही हूँ। विवाह के बाद तो किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वह तो मेरा अपना घर होगा। बुआ की बातें वैसे भी अबूझ होती थीं। कभी कहती पराए घर जाएगी तो, और कभी कहती अपने घर जाकर जो मर्जी करना, यहाँ लड़की बनकर रहो। मुझ पर बस न चलता तो बुआ माँ को समझाने लगती, लड़की को घर पर बैठना सिखाओ, घर का कुछ कामकाज सीखे। कौन सा उसे नौकरी करनी है जो पढ़ाए चले जा रहे हो। बहरहाल मैं बुआ की बातों को नजरअंदाज करके साइकिल उठा घूमने चली जाती। क्या करूं, मुझे घर गिस्सू टाइप लोगों से बहुत कोफ्त होती थी। इन्हीं मौज मस्ती से भरे दिनों में मेरी मनोज से दोस्ती हुई थी। कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। मुझे खेलकूद में बहुत सारे इनाम मिलने थे। पारितोषिक वितरण के पश्चात चाय नाश्ते का प्रबंध भी था। कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष था मनोज, मुझसे 3 वर्ष सीनियर। चाय के दौरान मेरे पास आकर बोला, कल कॉफी पीने चले, ठीक 4 बजे।
और मेरे उत्तर देने से पहले ही जोर दिया, मैं इंतजार करूंगा कैफेटेरिया में। पहली बार एहसास हुआ दिल की धड़कन तेज होना किसे कहते हैं। मेरा दिमाग 7वें आसमान पर। लड़कियां दीवानी थी उसकी और उसने स्वयं मुझे आमंत्रित किया था। हमारी यह छो मुलाकात कॉफी से शुरू होकर गहरी मैत्री तक पहुंच गई। खूब पत्ती थी हम दोनों की। वह भी घूमने फिरने का बहुत शौकीन था और उसके पास निजी कार भी थी। हमारा कोई न कोई कार्यक्रम बना ही रहता। उसके पिता का अपना कारोबार था, पढ़ाई तो वह बस डिग्री पाने के लिए कर रहा था और मुझे भी घर में स्पष्ट कर दिया गया था कि बीए कर लो बहुत है, नौकरी थोड़ी ही करनी है। बीए खत्म हुआ तो विवाह की चर्चा होने लगी। माँ को मैंने मनोज के बारे में बताया और माँ ने पापा को। पापा ने कहा, ठीक है, उससे कहो अपने माता पिता को हमारे घर ले आए ताकि हम बड़े भी आपस में मिल लें। समय दिन सब तय हो गया। वह आया भी, परंतु साथ में अपने किसी मित्र को लेकर। मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, उसने बताया। ढेर सारी बातें हुई। उसने पापा को प्रभावित करने का पूरा प्रयत्न किया, पर पापा ने जब उससे कहा कि कुछ भी तय करने से पहले उसके मम्मी पापा से मिलना आवश्यक है, तो उसने उत्तर दिया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपना जीवन साथी चुनने की पूरी छूट दे रखी है और मैंने आपकी बेटी को पसंद किया है, तो फिर अड़चन क्या है। मनोज को गए 2 दिन बीत गए थे। पापा बहुत व्यस्त से तो दिखे, पर मुंह से कुछ न बोले। मैंने सोचा था कि पापा को उसने पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और वह सहर्ष हाँ कर देंगे, परंतु पापा की चुप्पी देख मेरे मन में धुकधुकी होती रही। बस उनसे कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तीसरे दिन कोर्ट से लौटकर पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? यह विश्वास है कि मैं जो भी करूँगा तुम्हारे हित की सोचकर ही करूँगा। भय और असमंजस से भरी मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने दुनिया देखी है, व्यक्ति को पहचानने का अनुभव है मुझे। मनोज अच्छा व्यक्ति नहीं है, तुम उसका इरादा छोड़ दो। अभी तुम यह नहीं समझ पा रही हो, पर मेरा अनुभव यही कहता है। मैंने कुछ जांच पड़ताल भी की है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। माँ से कहा तो उन्होंने भी पापा का पक्ष लिया। बोली, पापा ने कुछ देख और सोचकर ही तो निर्णय लिया होगा। पापा ने निखिल से मेरा विवाह तय कर दिया। उसने कुछ वर्ष पूर्व वकालत की अपनी शुरुआती ट्रेनिंग पापा के अधीन ली थी। अब वो मेरठ में अपने पैतृक घर में माँ के साथ रहते थे। पापा ने हमारी मुलाकात करवाई, बातचीत भी हुई, पर मैं अपने मन से यह बात कैसे निकालती कि मेरा विवाह मनोज से नहीं हो रहा था और मैं ब्याह कर मेरठ आ गई। विवाह तो धूमधाम से हुआ था, बस मेरे ही मन में कोई उत्साह नहीं था। कठपुतली बन सब रीति रिवाज पूरे करती रही। 6 माह बहुत मुश्किल से काटे मैंने अपने इस कथित घर में। उगता गई थी मैं इस बेरंग उबाऊ जीवन से। मुझे दिल्ली का अपना जीवन बहुत याद आता। पापा, आप गलत थे जो सोचते थे कि मैं मनोज के संग खुश नहीं रह पाऊंगी। कैसा खुशमिजाज था वह, उसके साथ बीता हर पल मेरी याद में बसा है। कैसे मस्ती से भरपूर थे वो दिन। मेरे भीतर विद्रोह पनप रहा था। मेरी इच्छा के विपरीत आपने मेरा विवाह निखिल से कर तो दिया, परंतु आप मुझे इससे बंधे रहने को मजबूर नहीं कर सकते। मैं मन ही मन पापा से कहती। मैंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। मैंने जब निखिल को अपने जाने की बात कही तो वह बोले, माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। अगले सप्ताह मेरी 2 छुट्टी है, 1-2 और ले लूंगा, तब की टिकट ले लेता हूँ। मैंने निखिल पर एहसान जताते हुए उसकी बात मान ली। दरअसल निखिल इस गलतफहमी में थे कि मैं 2-4 दिन के लिए जाना चाह रही हूँ, जबकि मैंने यह तय कर लिया था कि मैं लौटकर नहीं आऊंगी और मैंने उसी हिसाब से अपना सामान तैयार कर लिया। निखिल ने मम्मी पापा को भी सूचित कर दिया था। खूब खुश हुए वो मुझे देखकर। घर रौनक लौट आई थी। दिन भर आस पड़ोस का, मेरी सखियों का तांता लगा रहा। माँ ने तरह तरह के व्यंजन बना रखे थे। सहेलियों के संग खूब मस्ती की। घूमने फिरने का, फिल्म देखने का कार्यक्रम भी बना। तरस गई थी मैं इन सब चीजों के लिए। मन में निश्चय गहरा होता गया कि लौटकर निखिल के पास नहीं जाना है, परंतु माँ से अभी कुछ नहीं कहा था। अभी तो मैं मनोज से मिलने की युक्ति लगा रही थी।
उसे मैंने धोखा दिया था। वो अवश्य ही मुझसे नाराज होगा, मुझे याद कर उदास होता होगा। मैंने सोचा और मेरे सामने किसी मजनू का सा चेहरा घूम गया। पहला दिन तो यूं ही बीत गया। रात का भोजन करते ही मैं अपने कमरे में जा लेटी। मेरा कमरा, जो मेरे चले जाने के बाद भी मेरा ही कमरा था। माँ ने उसे ज्यों का त्यों रखा हुआ था। मेरे कपड़े, किताबें, बचपन की गुड़िया, सब कुछ जो माँ नहीं देख पाती थी, मनोज की यादें, वो सब भी वहीं मौजूद थीं। मुझे स्वयं पर क्रोध भी आया कि मैंने आते ही उसे फोन क्यों नहीं किया। पर कैसे करती, मुझे उससे लंबी बातें करनी थी, वह भी एकांत में, और आज वह संभव नहीं था। मैं योजनाएं बनाने लगी, क्यों न अकस्मात उसके सामने पहुंच उसे अचरज में डाला जाए। मुझे सामने देख वो कैसी प्रतिक्रिया करेगा, ये देखने को आकुल थी मैं। माँ अपना सारा काम समेट मेरे पास आ बैठी और इधर उधर की बातें करने लगी। निखिल की, उनके सब रिश्तेदारों की खबर ली, और मैं हाँ हूँ करती रही, संक्षिप्त से उत्तर देती रही। उन लोगों से कोई शिकायत तो नहीं थी, पर वहाँ खुश भी तो नहीं थी मैं। सच पूछो तो मुझे क्रोध भी पापा पर ही था। बचपन से मेरी हर जिद पूरी करते आए थे और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अपनी मर्जी से कर लिया था। मैं क्या पिछली सदी की लड़कियों जैसी हूँ कि गाय की तरह जिस खूंटी पर बांध आओगे वहीं खुश रह लूंगी। यदि मैं निखिल से तलाक ले लूं, फिर तो पापा को मनोज से मेरे विवाह के लिए मानना ही पड़ेगा ना। मैंने सोचा। मेरी चुप्पी देख माँ कुछ बेचैन हो उठी। उन्होंने मुझे सदा मौज मस्ती करते ही देखा था। वो मेरी आवाज में वो खनक नहीं सुन पा रही थी जिसकी वह आदी थी। परेशानी भरे लहजे में उन्होंने पूछा, निखिल ने कुछ कहा क्या तुमसे मनोज के बारे में? निखिल को मैंने बताया ही कब मनोज के बारे में, और बताऊंगी भी क्यों। मैं समझ नहीं पाई माँ का आशय, अतः प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा तो वह बोली, तुम्हारे पापा ने मनोज के बारे में खोज खबर की थी, किसी ने भी उसके बारे में अच्छी राय नहीं दी। अनेक बातें सुनी, याश है मम्मी पापा के संग नहीं रहता इत्यादि। उसने हमसे झूठ कहा था कि मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं। ऐसे व्यक्ति का कैसे विश्वास किया जाए? तुम्हारी आंखों पर तो उस समय मनोज के प्यार का चश्मा चढ़ा था, तो तुम्हें उसके वह सब अवगुण बताने से भी दिखाई न देते। परंतु पापा का अंतर्मन इस रिश्ते की गवाही नहीं दे रहा था। पापा ने दुनिया देखी है और वही हुआ। तुम्हें कुछ नहीं बताया ताकि तुम परेशान न हो जाओ। तुम्हारी मंगनी की खबर सुनकर उसने तुम्हारे पापा को धमकी भरा टेलीफोन किया था, पर तुम्हारे पापा डरे नहीं। उन्होंने धमकी का जवाब धमकी से दिया, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी देकर। वकालत का पेशा होने से हम बच गए। वह जानता था कि पापा की पहुंच ऊंचे तक है। तुम्हारे विवाह के पश्चात उसने निखिल को भी भड़काने का प्रयत्न किया। उसने निखिल से कहा कि विवाह से पूर्व तुम्हारे अनेक लड़कों से संबंध रहे हैं, तुम्हारे विरुद्ध और भी अनेक कहानियां गढ़ी। उसने तुम्हारा विवाह तोड़ने का पूरा प्रयत्न किया, पर निखिल चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे। बहुत संस्कारशील हैं वह। उन्होंने तुम्हारे पापा को आश्वासन दिया, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आपकी बेटी के सम्मान की रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है और मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूंगा। माँ बता रही थी और मेरे कानों में एक एक शब्द किसी पत्थर की तरह चोट कर रहा था, नहीं मरहम लगा रहा था। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं जो निखिल को मैंने पाया। मुझे ध्यान आया कि एक दिन निखिल के बहुत देर से घर लौटने पर मुझे बहुत क्रोध आया और मैं निखिल को बहुत जली कटी सुनाकर गुस्से से भरी सोफे पर जा सोई थी। आंख मूंद लेटी तो थी, परंतु मौसम थोड़ा ठंडा होने के कारण नींद नहीं आ रही थी। इतने में मैंने महसूस किया कि निखिल ने आकर मुझे कंबल उड़ा दिया और मुझे सोया जान मेरे माथे और सिर को हल्के से सहला दिया। मेरी हर बात को मेरा बचपना मान माफ करते रहे वह। तभी क्रोध तो उन्हें आता ही नहीं था। मेरा मोहभंग हो चुका था। निखिल को नहीं, बदलने की जरूरत तो मुझे थी। कितनी परिपक्वता थी निखिल के प्यार में, कितना विश्वास। मनोज द्वारा चलाए बाण उसे डिगा नहीं पाए थे। मुझे स्वयं को भी निखिल जैसा बनाना था। जी तो चाह रहा था कि फौरन घर लौट जाऊं, पर कारण क्या बताती।